हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 हमारे कोर्स 2 की। कोर्स 2 का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटी और आज हम उसकी यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 4 हमको डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है, पूरा इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन सब पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हम पहले डेफ ब्लाइंड की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? पर्सन हैविंग हेयरिंग एंड विजन बोथ डिसेबिलिटी इज कॉल्ड डेफ ब्लाइंड। एक ऐसा पर्सन जिसको ना तो सुनाई देता है ना उसको दिखाई देता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंड। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जिसमें साइट एंड हेयरिंग लॉस, यानी कि उसको ना तो दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है, मीन्स देखने और सुनने का दोनों का लॉस हो जाए। ठीक है, जो पर्सन है वो अपनी एबिलिटी खो दे, विच अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जिसकी वजह से ना तो वो कम्युनिकेट कर पाए, ना किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए और ना ही सर्वाइव कर पाए। तो ये क्या है? डेफ ब्लाइंड। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके मिथ्स क्या है कि जो डेफ ब्लाइंड होता है उसको ना तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। तो ऐसी बात नहीं है, क्या पता उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता हो, क्या पता उसको थोड़ा बहुत दिखाई भी देता हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा लॉस नहीं होता है। हम उसी को डेफ ब्लाइंड नहीं बोलते कि जिसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। नहीं, इसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस है। एवरी डेफ ब्लाइंड पर्सन यूजेस केन फॉर मोबिलिटी। ये भी जरूरी नहीं है कि हर डेफ ब्लाइंड केन का यूज करे। ठीक है, केन इज लाइक स्टिक जो ब्लाइंड लोग लेके घूमते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डेफ ब्लाइंड पर्सन सिर्फ केन से ही मोबिलिटी करे, उसके पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है मोबिलिटी करने के लिए। डीबी कांट यूज फोन्स, जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो फोन यूज नहीं कर सकते। नहीं, आज भी वो फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके जो फोन्स होते हैं वो थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, थोड़े अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, डीबी ऑल रीड ब्रेल, जो डीबी के होते हैं वो सब ब्रेल से ही पढ़ते हैं। जो जिसको भी डेफ ब्लाइंडनेस होती है वो सब ब्रेल से पढ़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है। हेयरिंग एड मेक हेयरिंग परफेक्ट। हाँ, लोग ये कहते हैं कि हेयरिंग एड यानी कि कान में मशीन लगाने से सब कुछ सुनाई देने लग जाता है। नहीं, ऐसे होने लग जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एड्स उसको थोड़ा बहुत सुनने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल वो परफेक्टली नहीं सुन पाता है। ऐसे ही डीबी मेक्स अदर सेंसेस सुपर सेंसेस। क्या डेफ ब्लाइंड होने से अदर सेंसेस सुपर सेंस बन जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, वो सेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो टच का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो टच है उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वैसा सुपर सेंस नहीं बनेगा। दे कांट एंजॉय देयर लाइफ एंड फुलफिल एक्सटेंड। ये कहते हैं कि जो डीबी के लोग होते हैं वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर पर्सन अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल में एक नाम आता है हेलन केलर। हेलन केलर क्या है? हेलन केलर एक ऐसी लड़की है जो डेफ ब्लाइंड होने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। ठीक है, उन्होंने भी अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, ये हमारी 1.4 है, सॉरी 4.1 है। ठीक है, 4.1 में हमने पहले डेफिनेशन देखी है, फिर कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे हैं, मिथ्स देखे हैं और हेलन केलर के बारे में समझा है। नेक्स्ट इज 4.2। 4.2 में हमको क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें फर्स्ट टर्म आती है एज ऑन सेट। एज ऑन सेट वो एज होती है जब एक पर्सन को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम उस कंडीशन को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं एज ऑन सेट। तो ये वो एज है जिसपे एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है, यानी कि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है कंडीशंस को, सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एज ऑन सेट है। अब टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स होता है टोटली ब्लाइंड विद पार्शियल हेयरिंग। ब्लाइंड टोटली है, मीन्स उसको कुछ नहीं दिखता, बट विद पार्शियल हेयरिंग, लेकिन उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो पर्सन हैविंग कंप्लीट लैक ऑफ लाइट परसेप्शन मीन्स पर्सन कैन नॉट सी द डिटेक्ट लाइट। इसका मतलब पर्सन लाइट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको लाइट परसेप्शन नहीं है, वो लाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसको दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। विद पार्शियल हेयरिंग मीन्स उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है पार्शियल ब्लाइंड एंड टोटल हेयरिंग। टोटल हेयरिंग लॉस, इसमें क्या है? उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है बट उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। देखो, मैंने ये 4 टाइप्स लिखे हैं, मैंने एक को डिफाइन किया और तीनों को नहीं किया है, तो ये आपको करना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऐसे ही इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प लेके तीनों तो लिख ही सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये
पार्शियल ब्लाइंड हो जाता है लेकिन उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। नेक्स्ट में पार्शियल विजन, विजन भी पार्शियल हो जाता है और हेयरिंग भी पार्शियल हो जाती है, मीन्स उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। कंप्लीट डेफ एंड कंप्लीट ब्लाइंड, ये बहुत रेयर केस होता है वैसे तो, लेकिन ना तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता और बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इट्स टोटली डेफ ब्लाइंड। ठीक है, ये केस है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ लॉस। डिग्री ऑफ लॉस क्या होता है कि कितना लॉस हुआ है, तो हम इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हेयरिंग को हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। तो ये डिग्री है और ये रेंज है पूरी, कि माइल्ड है उसको माइल्ड लॉस है या मॉडरेट लॉस है, तो उसकी जो हेयरिंग है वो इतने डेसिबल से इतने डेसिबल तक रहेगी। तो माइल्ड के लिए 26 to 40, मॉडरेट के लिए 41 to 60, सीवियरली मॉडरेट के लिए 60 to 70, सीवियर के लिए 70 to 90, एंड जो प्रोफाउंड हो जाता है, मीन्स इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इट इज 91 अबव। ऐसे ये विजन की है डिग्री ऑफ लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें 20/30 to 20/60 माइल्ड या फिर नॉर्मल की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, नॉर्मली इतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 20 to 70 एंड 20 to 160, तो ये मॉडरेट है। 20/200 to 20/400 ये सीवियर है। 20/500 and 20/1000 इट्स प्रोफाउंड, मीन्स बिल्कुल सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। एंड लेस देन 20/1000 इट इज टोटली ब्लाइंडनेस, मीन्स उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इट्स ऑल ब्लैक फॉर हिम। तो ये क्लासिफिकेशन था, इसके क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बिल्कुल पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से लर्न करके जाना, मुश्किल नहीं है, तो हो जाएगा। बट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मार्क्स आपको गेन कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। ठीक है, आपको रेंजेस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है 4.3। 4.3 में हमको क्या पढ़ना है, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स पढ़ने हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स लीडिंग टू द डेफ ब्लाइंडनेस, वो सिंड्रोम्स जिनसे डेफ ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम क्या है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ये रेयर है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ये हमारे ना आईज नर्व्स पैसेज को ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये बच्चों को ही होती है, तो उनकी आईज को अफेक्ट करेगी, नर्व पैसेज को अफेक्ट करेगी, तो ये चार्ज सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिलेज आ जाते हैं, डेवलपमेंट कॉज करता है। ठीक है, ये होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है गोल्डन हार सिंड्रोम। गोल्डन हार सिंड्रोम है वो एक कॉग्निटिव कंडीशन है, कॉग्निशियल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो आईज, ईयर, स्पाइन है, इनकी ना एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, ये ढंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव रुबेला सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है ना, वो प्रेगनेंसी पीरियड में रुबेला वायरस से अफेक्ट हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से डेफ ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो ये ड्यू टू द रुबेला वायरस। नेक्स्ट 4.4। 4.4 में कुछ इम्पैक्ट्स है कि भाई ये डेफ ब्लाइंड पर्सन है, तो उस डेफ ब्लाइंड की वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट में फर्स्ट उसकी कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में ना तो वो अपनी बातें बता पाएगा, ना वो दूसरे की बातें सुन पाएगा। तो उससे क्या होगा कि इट फेसेस डिफिकल्टी इन बोथ एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव, उसको ना तो वो अपनी बात कह पाएगा और ना वो अपनी बात रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर वो साइन लैंग्वेज का यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पास है ना बहुत लिमिटेड चीजें रह जाती है जिससे वो बातें एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज इसमें कम्युनिकेशन का ही होता है, ना तो अपनी फीलिंग शेयर कर पाएगा, ना किसी को कुछ बता पाएगा, ना किसी को कुछ कह पाएगा, डिप्रेस्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक डेफ ब्लाइंड पर्सन है, वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, उसको ना तो उसको दिखाई देता है, ना उसको सुनाई देता है, तो नो एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। नो एंगेजमेंट, मिलजुल नहीं पाएगा। नो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। एंड फर्दर चैलेंजिंग, तो उसके लिए ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक जगह से दूसरी जाना, वो फ्रीली नहीं जा सकता, उसको हमेशा किसी की जरूरत पड़ेगी। तो वो ना मोबिलिटी की केस में हमेशा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम उनको ना टेक्निक सिखाते हैं मोबिलिटी के लिए। एक होता है लोअर हैंड टेक्निक और एक होता है अपर हैंड टेक्निक। लोअर हैंड टेक्निक में जो उसकी एल्बो है उसके फेस के सामने रहेगी
और अपर हैंड टेक्निक में वो एल्बो उसके बॉडी के हाथ सामने रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करके वो प्रोटेक्ट कर सकता है और अपनी मोबिलिटी को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी केन टेक्निक। केन टेक्निक में केन होती है, आपने देखा होगा वाइट कलर की, रेड कलर की, ये फोल्डेड भी होती है, हम उसको फोल्ड करके छोटा करके भी रख सकते हैं अपने बैग में, तो ये भी हेल्प करती है मोबिलिटी में। साइटेड गाइड टेक्निक, साइटेड गाइड टेक्निक होता है, इसमें एक पर्सन होता है, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि डेफ ब्लाइंड, जो भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके साथ ना एक आदमी होता है, वो उनको गाइड करता है, उनकी एल्बो को पकड़ता है, फिर हाथ पकड़ के उनको मेट्रो तक लेके जाता है, मेट्रो में बिठाता है, एंड देन अगले स्टेशन पे फिर वो आदमी उनको उतारता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइटेड गाइड टेक्निक। इसमें आपके साथ एक गाइड होगा जो आपको हेल्प करेगा मोबिलिटी में। ऐसे ही डॉग गाइडेड टेक्निक होती है, डॉग्स, ट्रेन डॉग्स होते हैं, वो भी एज अ गाइड मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन, वो सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, वो हमेशा ना अलोन रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई फन नहीं होता है। पर्सन फेसेस इमोशनल ट्रॉमा, उनको इमोशनल ट्रॉमा रहता है, दे गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द फन प्ले, हमेशा लेफ्ट आउट फील करते हैं किसी भी फनी एक्टिविटी से, किसी भी प्ले से, नॉर्मल एक्टिविटीज से, और हमेशा अकेले पड़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन अदर्स, वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए औरों पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे उनको सोशलाइज बनाने के लिए हम हैंड ओवर हैंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हैंड अंडर हैंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उनका भी इन्वॉल्वमेंट लेके आए एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट आता है लर्निंग। लर्निंग भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि भाई उसको ना तो सुनाई देता है, ना उसको लिखना, ना उसको दिखाई देता है, तो फिर हम उसको सिखाएंगे कैसे, उसको पढ़ाएंगे कैसे। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए हम ब्रेल यूज़ कर सकते हैं, हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं। उसको वीडियो, अगर उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उसको ऑडियो दिखा दो, अगर उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो उसको वीडियो दिखा दो, उसको पिक्चर्स दिखा दो, ठीक है। तो उसको उसके लिए टेक्टाइल मोड यूज़ करो, उनको रियल फ्रूट्स, अगर उसको फ्रूट नेम्स दिखाने तो उनको रियल फ्रूट्स दिखाओ, उनको फ्रूट्स टेस्ट कराओ, ठीक है। तो ऐसे टेक्टाइल मोड का यूज़ कर सकते हैं बाय टचिंग, काइनेस्थेटिक वे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो इम्पैक्ट करते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो इंडिपेंडेंस का। कैसे, जो डेफिनेट होता है ना, पता है उनकी लाइफ में क्या होता है कि ना उनके डिसीजन वो नहीं ले पाते, उनके डिसीजंस कोई और ले रहा है, ठीक है। तो उनको इंडिपेंडेंस नहीं होती, दे आर डिपेंडेंट, उनकी वो डिपेंड हो जाते हैं कि वही अब दूसरे लेंगे मेरे लिए डिसीजन, वो अपना डिसीजन भी खुद नहीं ले पाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस भी उनकी अफेक्ट होती है, जब वो अपने लिए ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो सोचो, मीन्स कोई और उनके लिए डिसीजन लेगा तो आपको कैसा लगेगा कि आपके लिए कोई और डिसीजन ले रहा है, बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ आप डिसीजन लो। ऐसे ही जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, फिर दे आर डिपेंडेंट, उनको किसी ना किसी की हेल्प पड़ेगी। नेक्स्ट आता है 4.5। 4.5 में हमको पढ़ने हैं कम्युनिकेशन चैलेंजेस। आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर अ डेफ ब्लाइंड पर्सन, लेकिन हाँ इसके भी बहुत सारे वेज हैं, हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेफ ब्लाइंड पर्सन के साथ। पहला होता है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन जैसे उसको बातें बताना, क्या पता उसको थोड़ा बहुत सुनता हो, अगर उसको थोड़ा बहुत सुनता है तो उसके साथ वोकलाइजेशन करना। गेस्चर्स का यूज़ करना। गेस्चर्स मीन्स हाथ उनको ऐसे उनके हाथ से पकड़ के आगे लेके जाना। गेस्चर मीन्स एनी टाइप ऑफ सिंबॉलिक वे टू इंटरप्रेट समथिंग टू समवन, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना, पिक्चर्स का यूज़ करना, क्या पता वो लो विजन हो या उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता हो, तो हम उसके साथ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पीच, साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो उस पर्सन को होते हैं। डीपी के लिए हम कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे लिप रीडिंग करना, ठीक है, लिप रीडिंग सिखाना, साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, अडेप्ट डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस को अडेप्ट करना ताकि वो आगे जाके उनको यूज़ कर सके, डेली बेस्ड एक्टिविटीज़ कराना उनसे, क्योंकि क्या होता है कि ना वो स्टेप्स गिन लेते हैं। जैसे अगर उनको ना एक कमरे में रखो आप, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ना 2-3 दिन में उसको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ये इतनी इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है,
तो वो क्या करते हैं, वो ना अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि हाँ अगर मैं 10 कदम चला हूँ तो अब टेबल आ गया होगा, अगर मैं 2 कदम पीछे चलूँगा तो चेयर आ जाएगी, ऐसे। तो उनको ना उनकी जो सराउंडिंग है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, हो ओ हैंड अंडर हैंड एक्टिविटी, इसमें स्टूडेंट का हैंड अंडर द टीचर हैंड होएगा। हैंड ओवर हैंड, इसमें टीचर का हैंड ओवर द हैंड ऑफ द स्टूडेंट होएगा। रिस्ट हेल्प, कलाई से हेल्प देना। शोल्डर हेल्प, शोल्डर से हेल्प देना। और एल्बो हेल्प मीन्स एल्बो से हेल्प देना। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आते हैं, ये सारी टीचिंग टेक्निक्स आती हैं जो एक डीबी के चाइल्ड को हेल्प करती है इन देयर लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारी डेफ ब्लाइंड की यूनिट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स से भी रिलेटेड है और आपके पेपर के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन, ये वो डिसेबिलिटी है जिसमें एक पर्सन को साइट और हेयरिंग दोनों ही अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता, तो उसको पूरी लाइफ में सर्वाइव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके कुछ मिथ्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं, ये मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, हेलन केलर के बारे में आप जितना जान सकते हो उतना जानिए, बहुत अच्छी चीज़ है हेलन केलर। तो इनमें उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल हो सकती है आपके लिए कि डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। ठीक है, बहुत फेमस राइटर भी हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म है एज ऑन सेट, ये वो एज होती है जब एक पर्सन में उस डिसेबिलिटी के सिम्टम्स आए होते हैं, कि हमको फर्स्ट टाइम जब वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है, दैट एज इज एज ऑन सेट। तो इसके टाइप्स, ये डेफ ब्लाइंडनेस के टाइप्स हैं। ठीक है, कि और जैसे मैंने एक को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप ध्यान रखना कि आप तीनों को भी एक्सप्लेन करो इसी वे में, ऐसे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ लॉसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर ये पूरा ना आए ना तो ये 1 मार्कर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि माइल्ड हेयरिंग की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, या फिर मॉडरेट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, प्रोफाउंड की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ऐसे। जो हेयरिंग है तो वो हम डेसिबल में उसको मेजर करते हैं। ऐसे ही विजन है, विजन को भी सेम ऐसे, माइल्ड की क्या है, मॉडरेट की क्या है, सीवियर की क्या है, ये आपको ना अपॉन 6 में भी मिल जाएगा, जैसे 1/6 विजन, 6/6 विजन, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इससे कर लिया। नेक्स्ट, हमने कुछ सिंड्रोम्स पढ़े थे जिनकी वजह से डेफ ब्लाइंडनेस होता है। चार्ज सिंड्रोम हमने पढ़ा, डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा, गोल्डन हार सिंड्रोम और कोग्निशियल रूबेला सिंड्रोम। ये सिंड्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, कि एक डेफ ब्लाइंड के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला, कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, मोबिलिटी हमने पढ़ा, हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन पढ़ा, देन लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, इंडिपेंडेंस का। ठीक है, कि वो अपने डिसीजन भी खुद नहीं ले पाता है, वो किसी और पे डिपेंड हो जाता है। तो आप वो पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने कम्युनिकेशन चैलेंजेस पढ़े कि डेफ ब्लाइंड पर्सन के साथ हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे किस मोड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ मेथड्स और टेक्निक्स थे कि जो हम डेफ ब्लाइंड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट पूरी होती है। इसमें मुश्किल नहीं है, बट हाँ ईजी भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये पढ़ोगे, ये सोच लो कि आप जितना मैं करा रही हूँ ना, मैं आपको पूरा 100% करा देती हूँ। अगर आप इतना पढ़ रहे हो ना, तो आप ये सोच लो कि आप अपने पेपर के लिए 95% कवर कर रहे हो। बाकी का जो 5% है ना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, मेरा भी अभी फर्स्ट ईयर हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर के बाद ही सारी वीडियोस बना रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और ये जो नोट्स है ना, ये मैंने तब बनाए हैं जब मैं एक 2 3 बुक को देख चुकी हूँ कि उनका कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये मैंने बुक्स में से लिखा हुआ है। ये बहुत ईजी वे है, मुझे नहीं लगता आपको इससे ईजी या इससे ईजी नोट्स आपको कहीं मिलेंगे। ये टू द पॉइंट है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताती, मैं फालतू बकवास नहीं करती। ठीक है, मैं टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ, एंड देन माई वीडियो इज़ ओवर। ओके, तो आप ये सारा प्रिपेयर कर लो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।